डियर व्यूअर्स, क्लिप फ्रॉम एग्जाम वीडियो सीरीज के तीसरे वीडियो में हमने आज कुछ बेसिक जियोमेट्रिक पोर्शन से पूछे गए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इन क्वेश्चंस के लिए ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। सो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है दैट इज the surface area of two spheres are in the ratio 4:9. What is the ratio of their volumes? So we have given the surface area of two spheres. Two different spheres are given और उन दो spheres का surface area का ratio दिया हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2014 में और हमें बताना था आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हमें बताना था व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। उनके वॉल्यूम्स का रेशो हमें बताना था। से अगर हमारे पास दो स्फीयर्स है सच दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज r1 एंड रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर इज कैपिटल R1। सो या ऐसा भी कह सकते हैं r डिवाइडेड बाय r, स्मॉल r एंड कैपिटल R से अगर डिनोट करें। सो हमें यहाँ दे रखा था द सरफेस एरिया, द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स। इन फैक्ट द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स इज 4:9। So we will be writing now surface area का ratio दे रखा था। Say if we have S1 is the surface area of first sphere and S2 is the surface area of second sphere, then in that case S1 is to S2 हमें दे रखा था। So अगर हम S1 is to S2, now what is surface area of a sphere with radius r? So it will be 4 pi r square, 4 pi r square divided by S2 यानी दूसरे स्फीयर का सरफेस एरिया से it will be 4 pi r square, 4 pi r square, and note that this small r is the radius of the first sphere and this capital R this is the radius of the second sphere। और यहाँ से जब टर्म्स कट करेंगे 4 pi and 4 pi will cancel out, so we'll be left with r square divided by r square, where r is radius, this r is radius of one sphere and this r is radius of the other sphere। अब ये सरफेस एरिया दे रखा है, रेशो दे रखा है दैट इज गिवन एज 4:9। सो दैट मीन्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 9। और अगर इसे फिर से सिंप्लीफाई करें सो विल बी r डिवाइडेड बाय r होल स्क्वायर, और यहाँ से भी अगर स्क्वायर सो विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल कैंसिल आउट। सो दैट मीन्स r डिवाइडेड बाय r का वैल्यू है हमारे पास दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3। सो एक स्फीयर का रेडियस जो है दैट इज 2 एंड दूसरे स्फीयर का रेडियस जो है दैट इज 3। सो in fact we have here obtained the ratio of the radii। So out of the surface area we have obtained the ratio of the radii, that is r divided by r, so that is obtained as 2 divided by 3। obviously इस वाली टर्म में जो कैंसिलेशन है, जो कॉमन फैक्टर रहा होगा वो कैंसिल हुआ होगा। अब आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू ऑब्टेन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स का रेशो हमें निकालना था। सो अगेन इफ वी राइट V1 डिवाइडेड बाय V2, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर। इन दैट केस वी नो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, दैट इज 4/3 pi r क्यूब, 4/3 pi r क्यूब। पहले स्फीयर का वॉल्यूम दैट इज 4/3 pi, चूंकि रेडियस r है सो इट विल बी r क्यूब, और दूसरे स्फीयर का रेडियस सो इट इज 4/3 pi r, कैपिटल R है उसका रेडियस, सो वॉल्यूम होगा 4/3 pi r क्यूब, और यहाँ से फिर 4/3 pi और 4/3 कैंसिल होगा। सो दैट मीन्स V1 डिवाइडेड बाई V2 का वैल्यू होगा r क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब, where r is the radius of first sphere and this r is the radius of the second sphere। so that means V1 divided by V2 का वैल्यू होगा so it will be r divided by r whole cube, so that means r इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है that is 2/3, so it is 2/3 whole cube, so 2 cube it will be 8 divided by 27, so which means
V1 is to V2, V1 is to V2 का वैल्यू होगा that will be 8 is to 27, so 8 is to 27, so that means आंसर इस वाले केस में था, that was the first part, so 8 is to 27. Now out of this simplification we can draw two conclusions here. The number one conclusion is that कि अगर हमारे पास कोई भी दो सिफियर होंगे उन दो सफ़ियरों के सरफेस एरिया का अगर हम रेशो लेते हैं S1 डिवाइडेड बाय S2, सो दैट विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R होल स्क्वायर. सो रेशो, सो S1 डिवाइडेड बाय S2 दैट इज R divided by R whole square. So that means the ratio between the surface areas of two spheres is equal to, that is equal to square of the ratio of their radii, and the ratio between their volumes V1 divided by V2 is equal to R divided by R whole cube. So it will be R divided by R whole cube. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इफ S is the circumcenter of triangle ABC and angle A is equal to 50 degree, then the value of angle BCS is, and we know as circumcenter it is the point of intersection of the perpendicular bisectors of a triangle. So अगर एक ट्रायंगल के perpendicular bisectors हम डालें वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं that point is called a circumcenter. So यहाँ पे circumcenter, but that is inscribed, the circumcenter lies within the circle. So we have given a circle, एक सर्कल दे रखा था. obviously ये सर्कल एग्जैक्ट शेप में नहीं है, this is not to scale. So अगर ये पॉइंट है हमारे पास, say this is the circumcenter. Say we have given a triangle ABC, say this is triangle ABC. अब ट्रायंगल ABC में अगर हमारे पास तीन साइड्स हैं, अगर इन तीन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डालें वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड अ सर्कमसेंटर. सो हमें यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डालने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ हमें दे रखा है इफ S इज़ द सर्कमसेंटर, से दिस पॉइंट S इज़ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखी है and angle A is equal to 50 degree. ये एंगल जो है this angle is 50 degree. Then the value of angle BCS, so हमें निकालना था value of angle BSC. So value of angle BSC, that means this had to be joined. So in fact यहाँ पे एक और triangle बन रही थी. So that is BSC. हमें वैल्यू निकालना था एंगल BCS, यानी इस वाले एंगल का वैल्यू निकालना था. अब अगर हम इस वाले एंगल को, इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स को पहले जानने की कोशिश करें. नाउ दिस एंगल, सो सिंस दिस एंगल, अगर ये दिस इज द एंगल फॉर्मड एट द सेंटर, एंड वी नो द एंगल फॉर्मड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्मड बाय एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो इफ वी हैव, अगर हमारे पास ये सर्कुलर पोर्शन है, से दिस इज द सर्कुलर पोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड BC. सो दिस इज कॉल्ड BC. And chord BC, this makes angle A at one part of the arc, at one part of the circle. So this is angle BAC, and इस एंगल का मेजरमेंट है that is 50 degree. अब यही आर्क, यही कॉर्ड एक और एंगल बनाता है with the center of the circle, and we know from a theorem from class 9th कि एंगल जो सेंटर पे बनता है, एंगल फॉर्मड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्मड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के ट्वाइस यानी डबल होगा. सो ये कॉर्ड BC जो सेंटर पे एंगल बनाता है, दैट एंगल इज ऑलवेज twice the angle formed by this chord at the remaining part of the circle. So by means of this property, this angle will be 100 degree. So this angle will be 100 degree. So यहाँ अगर आप mention करना भी चाहें, since angle BSC is the angle formed by the chord or the arc BC at the center, so that means this angle will be twice the angle formed by this chord at the remaining part of the circle.
So this angle will be equal to 100 degree. So we'll write angle BSC. So angle BSC is equal to 100 degree. So अगर आप फिर से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं angle formed at the center is twice the angle formed by the arc at the remaining part of the circle. यानी ये एंगल इस एंगल के डबल होगा. So angle BSC is equal to 100. अब अगर इस ट्रायंगल को लें एंगल ट्रायंगल BSC. नाउ इन ट्रायंगल BSC, एंगल BSC, देखिए BS is radius, SC is radius as well. So that means कि triangle BSC, this is an isosceles triangle. So this is isosceles triangle. So अगर आप इस triangle को यहाँ check करें, so we have BSC as triangle. So ये side इस side के बराबर है, since we know sides opposite to equal angles are equal and angles opposite to equal sides are equal. So that means कि अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये एंगल इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, which means angle B is equal to angle C. So angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C. यहाँ पे फिर से एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, because angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. So angle B is equal to angle C. अब एंगल C वही एंगल है जिसे हमें निकालना है, एंगल BCS, एंगल BCS हमें ये वाला एंगल निकालना है, बट शॉर्ट में हम इसे C से डिनोट कर रहे हैं. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. सो अब अगर इस ट्रायंगल के बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, सो इफ वी राइट एंगल B plus angle S plus angle C is equal to 180 degree using angle sum property, but angle B is equal to angle C. So that means angle C plus angle S plus angle C is equal to 180 degree. So angle C plus angle C, so that means it will be twice angle C is equal to 180 एंगल S का वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर जान रहे हैं, that is 100 को वहाँ जब शिफ्ट करेंगे, so this will be minus 100. So twice angle C is equal to, so it will be 80 only. So that means angle C का वैल्यू होगा 40, यानी angle BCS will be equal to 40. So option B was the correct one. Now increase in area के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन हम comprehensively ट्रिक बेसिस पे सॉल्व करेंगे. So we have the question as each side of the triangle is increased by 30%. एक ट्रायंगल है हमारे पास, अगर हम उस ट्रायंगल के हर एक साइड का 30% इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज कर रहे हैं, then what is the net increase in the area, then what will be the net change in area. So ये क्वेश्चन हम डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें यहाँ सिंपल जियोमेट्री का यूज़ करना है as I told. So this is a purely trick based question. So we have each side of the triangle is increased by 30%. एक ट्रायंगल दे रखी है, उस ट्रायंगल का हर एक साइड का हम 30% इंक्रीमेंट यानी 30% इजाफा कर रहे हैं. हमें ये बताना है कि इस ट्रायंगल के एरिया पे कितना इंक्रीमेंट होगा, यानी एरिया कितना इंक्रीज होगा. सो अगर जनरल एक रिजल्ट है हमारे पास. सो इफ वी इंक्रीज x% ऑफ ए ट्रायंगल, सो इन फैक्ट दिस इज वैलिड फॉर ट्रायंगल square and circle as well. So this is valid for triangle, circle and square as well. So if a side or radius is increased by x%, then the net increment in the area will be, so it will be 2x plus x square divided by 100%. So it will be 2x plus x square divided by 100%. So if a side is increased by x%, then the net increase in the area, will be 2x यानी 2 into side प्लस x स्क्वायर, जो हम साइड इंक्रीज कर रहे हैं, कितना परसेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. और ये जो कैलकुलेशन करके जो क्वांटिटी यहाँ पे आएंगी, ये परसेंटेज हम इंक्रीज कर रहे हैं. सो दिस विल बी नेट चेंज इन द एरिया. अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 30% का, यानी x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज 30.
So it will be 2 into 30. So it is 2 into 30 plus x square. X square यानी 30 square. 30 square divided by 100. Divided by 100. इतना परसेंट नेट इंक्रीज होगा एरिया का, क्योंकि हम x% यानी 30% का इंक्रीज कर रहे हैं. सो नेट percent increase or in area will be this thing. So it will be now 60 यहाँ से 2 into 30, that will be 60 plus so 30 square, so it will be 900 divided by 90. इतना percent increase होगा. So it will be 60 plus so it will be 9% यानी टोटल इंक्रीज जो होगा सो देयर विल बी 69%, यानी 69% का नेट इंक्रीज होगा एरिया का. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. सो हियर वी हैव द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द प्राइस ऑफ द टिकट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 12%, एंड द इंक्रीज इन द रेवेन्यू कलेक्शन इज. सो ऑप्शन ये दे रखे थे हमारे पास, बट हियर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ पहले 20%, यानी पहले जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई दैट वाज द नंबर ऑफ सीट्स, और उसके बाद ऑल्सो द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 12%, यानी यहाँ दो चीज़ों का इंक्रीमेंट हुआ. एक क्वांटिटी का दैट वाज द नंबर ऑफ सीट्स, एंड दूसरी चीज़ का जो इंक्रीमेंट हुआ था दैट वाज द प्राइस. सो जनरल में उसी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एक ट्रिकी बेस्ड. सो यहाँ पे भी एक और ट्रिक है हमारे पास. अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, सो इफ वी हैव x% is increased and then y% is increased, then the net increment will be, so net increment होगा हमारे पास, it will be x plus y plus x into y divided by 100%. so ये होगा हमारे पास net increment. so अगर हमारे पास पहले x% is increased and then y% is increased, then the net increment will be x plus y प्लस x इंटू वाई यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100. सो इस चीज़ का परसेंट. सो ये कैलकुलेशन करके जो भी चीज़ हमारे पास आएंगी वो उतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है. नेट इंक्रीज इतना परसेंट हो रहा है. अब यहाँ पे देखिए पहले इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का. सो अगर इससे कंपेयर करें, सो इन दैट केस वी विल राइट हियर x इज इक्वल टू 25% एंड देन y इज इक्वल टू 12%. अब इस चीज़ में, इस शॉर्ट ट्रिक में अगर फिक्स करें, इन दैट केस वी कैन राइट 25 प्लस 12 प्लस 25 into 12 divided by 100%. So which is 25 plus 12, 37 plus 25 into 12, so that will be 300, I guess. Yes, 300 divided by 100%. So it will be 37 plus 300, so it will be 3 only percent. So that means 37 plus 3, so it will be 40%. So that means option A was the correct one here. So the net increment here was the 40%.